ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग केस 3 पढ़ करके 3 फेज इंडक्शन मोटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस किए, है ना, कि जब स्टेटर से 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसके कारण रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और रोटर के कंडक्टर्स अगर शॉर्टेड हैं तो एक करंट फ्लो होगा, वो करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण रोटर पे एक टॉर्क लगेगा और रोटर मूव करना शुरू करेगा। जब रोटर मूव करना शुरू करेगा तो रोटर के कंडक्टर्स और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर का है उसके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि रोटर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का। तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी और उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है रोटर के कंडक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी घटेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, ठीक है। और सिमिलरली जो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो भी घटेगी, ठीक है। लेकिन जो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वो चेंज नहीं होगी, वो ns ही रहेगी। वो हमने यहां प्रूव कर दिया था, क्योंकि रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो स्टेटर से दिखेगी वो होगी रोटर की स्पीड प्लस रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो रोटर से दिखती है ना, रोटर स्पीड प्लस स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, वो हमेशा ns ही आएगा, है ना, सिंक्रोनस स्पीड ही आएगा। तो इसका मतलब है कि स्टेटर से देखने पर स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी ns स्पीड से घूम रहा है और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड भी ns स्पीड से घूम रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। तो वहां से एक टर्म निकल के सामने आया स्लिप। जब रोटर किसी स्पीड nr पे घूम रहा है तो उस समय ns माइनस nr अपॉन ns जो होगा वो कहलाता है स्लिप। स्टैंड स्टिल पर जब रोटर रुका हुआ है या स्टार्टिंग के समय स्लिप की वैल्यू 1 होती है और जब nr इक्वल टू ns हो जाएगा तो स्लिप की वैल्यू 0 हो जाएगी। हालांकि nr इक्वल टू ns कभी नहीं होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि nr इक्वल टू ns होने के लिए रोटर की स्पीड को कंटिन्यूअसली बढ़ते रहना चाहिए। अब जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रिलेटिव वेलोसिटी घटता जाएगा और उसके कारण ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है रोटर में वो घटता जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस घटता जाएगा तो करंट घटता जाएगा और करंट घटेगा तो टॉर्क घटेगा, है ना। इसलिए nr को ns तक पहुंचाने वाला जब nr क्लोज होगा ns के तो उतना उस पर टॉर्क ही नहीं लगेगा कि वो ns के क्लोज है, क्योंकि जैसे जैसे ns के क्लोज आते जाएगा वैसे वैसे ईएमएफ इंड्यूस घटता जाएगा, करंट घटता जाएगा, टॉर्क घटता जाएगा। तो nr ns के बराबर कभी नहीं हो सकता है। काल्पनिक रूप में बोले अगर ऐसा होगा तो स्लिप की वैल्यू 0 होगी। और 3 चीज जो हमने वहां पर देखा कि सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 120 f अपॉन p, वेयर f इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होता है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वो होता है 120 fr अपॉन p, जहां पर fr क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन रोटर एंड fr इक्वल टू sf, s इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और तीसरी चीज जो रोटर की स्पीड है वो स्लिप से निकल सकती है, उसको हम यहां पर किए भी हैं कि चूंकि s इक्वल टू ns माइनस nr बाई ns है तो इधर ले जाइए तो sns इक्वल टू ns माइनस nr, nr को इधर ले जाइए तो ns माइनस sns, तो nr इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस s, ठीक है ना। तो nr तो यहां से निकल जाएगा। तो 3 चीज है, तीनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद 2 न्यूमेरिकल आपको दिए थे
अच्छा, उसमें एक और चीज भी आपको बताए थे, F1 और F2 के बीच का एंगल जो है उसको लोड एंगल कहते हैं और उसको परफेक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन लीकेज फ्लक्स के कारण, लीकेज रिएक्टेंस के कारण वो परफेक्टली 90 डिग्री नहीं होता है, 90 प्लस सम एंगल होता है थीटा, जिसको मैंने कहा था थीटा 2, और उसके कारण टॉर्क पे भी असर पड़ता है। जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा उतना ज्यादा वो एंगल 90 से ज्यादा होगा और उतना कम टॉर्क लेगा। तो लीकेज फ्लक्स को कम करना चाहिए, एयर गैप वगैरह को कम करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिए थे आपको सिंपल, दो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। पहले क्वेश्चन में आपको पोल दे दिया था, 4 पोल की मशीन है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे दिया, स्लिप दे दिया 4%, उसको आप लिख सकते हैं 0.04, और आपसे रोटर की स्पीड पूछा है। तो सिंपल आप इस फॉर्मूला पे आएंगे, पोल फ्रीक्वेंसी, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, उससे और पोल से आप ns निकाल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे तो आएगा 1500 आरपीएम, फिर nr क्या हो जाएगा 1500 इंटू 1 माइनस 0.04, यानी 1500 इंटू 0.96, 1440 आरपीएम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आसानी से बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहे थे कि स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। देखिए स्टेटर के कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, हमको पता है, उसका फार्मूला हमने निकाले हुए √2 पाई एफ फाई n1 kW1, और स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो वो है 50 हर्ट्ज। और रोटर की फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर, रोटर के कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्पीड पे, है ना, और उसको रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वो वैल्यू कितनी है 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या, स्पीड पूछ रहा है, ठीक है ना, और स्लिप ये, तो एफ आर इक्वल, तो स्पीड के लिए तो यही फॉर्मूला है 1 माइनस एस इंटू एन एस। अब देखिए इसमें से आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। एन एस तो आप निकाल सकते हैं 120 एफ अपॉन टी से 1500 आरपीएम। स्लिप डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है रोटर का, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ। तो s इंटू एफ से आप यहां से f को 50 डाल के यहाँ 1.5 डाल के s निकाल सकते हैं 0.03, ये आ जाएगा 1455 आरपीएम, जो कि कई लोगों ने आंसर भेजा है, सही भी है। ठीक है, अब आइए एक और छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं और उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये चीज हम लोगों ने देखा था कि F1 क्या है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का एमएमएफ है, जो कि ns स्पीड से इधर घूम रहा है, और F2 क्या है, रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का एमएमएफ है, और ये भी ns स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर घूम रहा है ns स्पीड से, और इन दोनों के बीच का एंगल लोड एंगल डेल्टा है। और कोई लोड लगा हुआ है और उस समय जैसा कि होता भी है नॉर्मल कंडीशन में, T इक्वल टू TL, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क है, चल रहा है। अब देखिए अगर आप लोड को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, अब अगर हम लोड को बढ़ाते हैं, आटा चक्की में है ऐसे ही चल रहा है, अब उसके ऊपर से हम गेहूं डालते हैं, लोड को बढ़ाते हैं, तो लोड को अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, स्पीड घटना शुरू होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस जो रोटर का है उसका फॉर्मूला क्या है, √2 पाई एफ के लिए हम लोगों ने लिखा था P/2 इंटू NS माइनस NR, √2 पाई एफ फाई N2 KW2। तो जैसे ही आप लोड को बढ़ाएंगे वैसे ही ये स्पीड घटने लगेगा, और इसके घटने से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है रोटर में वो बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। अगर स्पीड घटेगा, NS माइनस NR है, स्पीड घटेगा तो ये पूरा NS माइनस NR इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज होगा। ठीक, अब जब ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज होगा रोटर के कंडक्टर्स में, तो रोटर के कंडक्टर से जो करंट है, जो कि E2 बाई फेज का रेजिस्टेंस जो भी हो, वो भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। ईएमएफ इंड्यूस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा।
करंट इंक्रीज होगा तो जो एमएमएफ है F2 इक्वल टू N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस, सॉरी F तो यही होता है एमएमएफ N2 into I2। करंट इंक्रीज होगा तो एमएमएफ भी इंक्रीज होगा, एमएमएफ भी इंक्रीज होगा एंड F2 विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, F2 इंक्रीज होगा और उसके कारण क्या होगा सो देखिए, स्टार्टिंग में मान लीजिए F2 की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो F2 का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, ये F1 के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, और ये इसको अपोज करता है। ठीक है, अब जब लोड को हम बढ़ाएंगे, स्पीड घटेगी, ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, एमएमएफ बढ़ेगा, तो ये जो एमएमएफ है ये बढ़ करके थोड़ा एंगल में भी चेंज होता है, उसको हम बाद में बताएंगे आपको, बट ये मान लीजिए बढ़ करके यहां पहुंच गया F2 न्यू। तो अब क्या होगा कि जो कंपोनेंट F1 के तरफ, इधर भी बढ़ेगा कंपोनेंट और इधर भी बढ़ेगा, जो F1 के अक्रॉस जो कंपोनेंट है वो भी बढ़ेगा, और F1 के क्रॉस कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने से क्या होगा कि जो स्टेटर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू घटने लगेगी, और स्टेटर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को स्टेटर वाइंडिंग घटने नहीं देता है। होता क्या है कि देखिए, जो अगर स्टेटर प्रोड्यूस्ड, अगर देखिए अगर रिजल्ट जो आपका जो स्टेटर प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है ना, उसकी वैल्यू अगर घटने लगेगी तो एक्चुअली क्या है कि जो सप्लाई वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज जो सप्लाई से आ रहा है वोल्टेज वो है V, सपोज इट इज V, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है स्टेटर के वाइंडिंग में, अगर इक्विवेलेंट सर्किट नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है स्टेटर के वाइंडिंग में उसको हम E1 कह रहे हैं, है ना, E1। तो एक तरह से देखिए तो जो सप्लाई वोल्टेज, एक फेज की बात करें तो अगर सप्लाई वोल्टेज ये है, सप्लाई वोल्टेज V1, जैसे ट्रांसफार्मर में भी करते हैं इसको, और जो स्टेटर की वाइंडिंग है ये वाली सपोज, और इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो है E1। बात समझ आ रही है? V1 क्या है? सप्लाई वोल्टेज, और E1 क्या है? वोल्टेज इंड्यूस्ड इन स्टेटर वाइंडिंग। एक फेज की बात कर, पर फेज की बात कर रहे हैं, है ना। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन स्टेटर वाइंडिंग इंड्यूस होगा, और E1 की वैल्यू भी हम लोगों को पता है, √2 पाई f phi n1 kW1। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या इंड्यूस होगा? phi n1 kW1। और यहां से जो करंट आ रहा है वो आपको I1 है, जो भी करंट सप्लाई करंट आ रहा है। अब आप इस चीज को समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है कि, और ये जो करंट है ये हम I1 की वैल्यू भी आपको बता दें, I1 जो होगा वो क्या होगा? V1 माइनस E1। देख रहे हैं आप? सिंपल समझिए, बैटरी है और वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, जैसे ट्रांसफार्मर में दिखाते हैं वैसे यहाँ पर R1 भी होता है, और वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो भी यहाँ पर होता है आपको JX1। ठीक है, बात समझिए। किसी एक फेज की बात करें, R फेज का बात कर लीजिए, ये सप्लाई वोल्टेज है, और स्टेटर में जो R फेज की वाइंडिंग है उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, जैसे ट्रांसफार्मर में सप्लाई करते हैं वोल्टेज और E1 इंड्यूस होता है, उसी तरह से यहां भी इंड्यूस हुआ है ये E1 इक्वल टू √2 पाई f phi n1 kW1। ठीक है ना। और जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए R1 लिखते थे, लीकेज रिएक्टेंस को दिखाने के लिए JX1 लिखते थे, तो सिमिलरली यहां पर भी, है ना, इस स्टेटर, इस फेज की वाइंडिंग को दिखाने, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए R1 है, लीकेज रिएक्टेंस को दिखाने के लिए JX1 है। तो इसमें जो I1 जो करंट फ्लो करेगा, मतलब R फेज जो स्टेटर से करंट ले रहा है वो क्या होगा? V1, ये इक्विवेलेंट सर्किट में बनाएंगे परफेक्ट, V1 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस JX1, ये होगा करंट। अब होता क्या है कि जब लोड बढ़ता है, स्पीड घटती है, ईएमएफ इंड्यूस रोटर का बढ़ता है, करंट रोटर का बढ़ता है, एमएमएफ रोटर का बढ़ता है,
लेकिन एमएमएफ का एक कंपोनेंट स्टेटर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, जिसके कारण जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट जो एमएमएफ है वो घटता है। ठीक है, और जब ये फील्ड घटने लगेगा, रिजल्टेंट एमएमएफ घटने लगेगा, तो आपका ये E1 घटने लगेगा। रिजल्टेंट जब एमएमएफ घटने लगेगा तो ये फ्लक्स घटेगा, तो आपका E1 घटेगा, और E1 घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी जैसे आपका जनरल अगर आटा चक्की का मोटर चल रहा है उस समय जो करंट है, और जब आप ऊपर से 10 किलो 20 किलो गेहूं डाल दी, अब जो करंट वो ड्रॉ करेगा सप्लाई से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। जब नो लोड पर है, कोई लोड नहीं है, तो बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि उस समय लोड सिर्फ फ्रिक्शनल लोड है, बहुत कम है ना, F2 की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जब आप लोड बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। क्यों, वाई? तो उसको यहां पर हम समझाने का प्रयास किए। ये तो होता ही है, लोड बढ़ता है तो कोई भी मोटर सप्लाई से ज्यादा करंट ड्रॉ करके ही उस लोड को सेटिस्फाई कर पाता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है इंडक्शन मोटर में, वो हम आपको बताना चाहे कि लोड बढ़ेगा तो रोटर की स्पीड घटेगी, रोटर की स्पीड घटेगी तो रोटर कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो बढ़ेगा तो रोटर का करंट बढ़ेगा, रोटर का करंट बढ़ेगा तो रोटर का एमएमएफ बढ़ेगा, और एमएमएफ का एक कंपोनेंट होता है इधर और एक कंपोनेंट होता है F1 के अपोजिट। F2 बढ़ेगा तो रिजल्टेंट जो एमएमएफ है स्टेटर का प्रोड्यूस्ड वो घटने लगेगा, तो फ्लक्स घटने लगेगा, और अगर फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड यहां पर जो है वो घट जाएगा, है ना। और इसके कारण करंट, अब I1 क्या होगा, V1 माइनस C1 बाय दिस, अब ये घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इसीलिए जैसे ही लोड बढ़ता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो आपका मोटर है वो सप्लाई से ज्यादा करंट खींचता है। सेम यही चीज ट्रांसफार्मर में भी होती है। ट्रांसफार्मर में भी जैसे ही आप सेकेंडरी में करंट लगाते हैं, सेकेंडरी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके अपोजिट सप्लाई के फ्लक्स के अपोजिट। देख लीजिए, अगर ये आपका फ्लक्स है प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी, है ना, तो नीचे के डायरेक्शन में, तो जैसे ही आपके यहाँ पे लोड लगेगा और एक करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर, है ना। और जैसे ही ऊपर बनाएगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घटने लगता है, E1 घटने लगता है, तो करंट ज्यादा यहां से ड्रॉ करके इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखता है। आप पढ़े होंगे, पढ़ाएंगे हम तो उसमें देखिएगा कि ट्रांसफार्मर कीप्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर कांस्टेंट। कोर के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखता है ना। कैसे? सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करके, जितना ज्यादा इधर लोड लगाइएगा उतना ही ज्यादा करंट इधर से ड्रॉ करके इसको मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखेगा। सेम चीज 3 फेज इंडक्शन मोटर में है। आप लोड बढ़ाएंगे, स्पीड घटेगी, एमएफ इंड्यूस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, एमएफ बढ़ेगा, F1 के अपोजिट डायरेक्शन का एमएफ बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा, एमएफ इंड्यूस घटेगा, करंट बढ़ेगा, और करंट एक्स्ट्रा ड्रॉ करके उसको कांस्टेंट रखेगा। बात समझ आ गई? इसमें एक और भी चीज है, लोड बढ़ने से एक और भी चीज होता है कि मान लीजिए पहले अगर आपका ये था लोड एंगल, है ना, लेकिन अब जब लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ना, करंट से रोटर का करंट भी बढ़ता है और स्टेटर का करंट भी बढ़ता है। तो करंट जब बढ़ेगा तो जो आपका करंट बढ़ेगा तो करंट बढ़ने के कारण आपका लीकेज फ्लक्स जो है, लीकेज फ्लक्स वो भी इंक्रीज होता है ना। क्योंकि करंट बढ़ेगा तो फिर जो F2 की वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो करंट और फ्लक्स इस तरह से, तो लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, और लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो ये जो एंगल है लोड एंगल, है ना, देखिए जो एंगल है लोड एंगल, ये एंगल भी इंक्रीज होगा। एक्चुअली क्या है, आप देखिए F2 के कारण जो रोटर के कारण जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका स्टेटर के प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के तो अपोजिट में बना है, लेकिन इसका जो स्टेटर के अपोजिट में तो ये मतलब ये रिजल्टेंट फ्लक्स को तो घटा रहा है ना, लेकिन जो लीकेज फ्लक्स है जो करंट के प्रोपोर्शनल होगा वो बढ़ेगा।
और लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और वो लीकेज रिएक्टेंस बढ़ने के कारण लोड एंगल बढ़ता है। लोड बढ़ने पर लोड एंगल बढ़ता है, उसके कारण इफेक्ट और भी होता है, तो ज्यादा ये होता है। लेकिन इसमें हम आपको ये बताना चाहें कि अगर लोड बढ़ेगा तो एमएमएफ बढ़ेगा, लोड एंगल भी इंक्रीज होता है ना, टॉर्क थोड़ा सा और इस तरह से। लेकिन जो एमएमएफ के बढ़ने के कारण इसका इफेक्ट तो कम है, लेकिन एमएमएफ के बढ़ने के कारण कैसे करंट ड्रॉ होता है ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे कि किस तरह से लोड के बढ़ने से करंट इंक्रीज हुआ, और करंट के इंक्रीज होने से लीकेज फ्लक्स भी इंक्रीज होता है, तो उसके कारण ये लोड एंगल भी थोड़ा सा शिफ्ट करता है ऊपर। तो ये बात जानना जरूरी है कंप्लीटली कि हाँ अब फिर अच्छा फिर अब कैसे बैलेंस होगा, लोड टॉर्क तो बढ़ गया, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, लोड टॉर्क बढ़ गया तो करंट भी तो बढ़ गया, तो करंट ने बढ़कर के टॉर्क को बढ़ा दिया होगा, और टॉर्क बढ़ जाएगा तो फिर जब तक में T इक्वल टू TL होगा तब तक स्पीड घटता रहेगा, जब T इक्वल टू TL पे पहुंच जाएगा तो फिर उस स्पीड पे कांस्टेंट। सिमिलरली जब लोड घटेगा तो उस तरह से, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन है कि एक 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर ड्राइवन एट a speed of 500 rpm supplies power to an 8 pole 3 phase induction motor, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक सिंक्रोनस जनरेटर है और वो पावर दे रहा है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को, ठीक है। और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि P इक्वल टू 12 है ना, और इसको जिस स्पीड से घुमाया जा रहा है, अल्टरनेटर के टरबाइन को जिस स्पीड से घुमाया जा रहा है वो स्पीड है 500 आरपीएम, ठीक है। और ये पावर दे रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर को, जिसके बारे में दिया है कि इसका पोल की संख्या 8 है और इसकी जो स्लिप है वो है 3% फुल लोड पे। तो आपको फुल लोड पे इसकी स्पीड पता करनी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले बनाइए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए। बन गया? देखिए, तो इसमें अगर आपको इस इंडक्शन मोटर की स्पीड निकालनी है NR, NR का फॉर्मूला क्या होता है, NS × 1 - S। तो स्लिप तो आपको दिया हुआ है, NS नहीं पता है। NS निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 120F/P। इसमें आपको P पता है, F नहीं पता है। F क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब सप्लाई कौन दे रहा है, ये भाई साहब दे रहे हैं, अल्टरनेटर जी। तो ये कितने फ्रीक्वेंसी दे रहा है, कैसे पता चलेगा। अब ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी देगा F, वो होगा NP/120। तो इसका N आपको पता है और इसका P आपको पता है, तो वहां से ये जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो निकाल लीजिए, उससे इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिए और उससे फिर इसकी रोटर की स्पीड निकाल लीजिए। दैट इज सिंपल। तो मैंने वही किया, गिवन में पहले लिखे P अल्टरनेटर, स्पीड अल्टरनेटर, P मोटर, पोल और फुल लोड स्लिप 3%। उसके बाद सप्लाई फ्रीक्वेंसी NP/120, N 500, P 12 अल्टरनेटर का बाय 120, तो ये कट गया 50 हर्ट्ज। और NR होता है NS × 1 - S। अब NS सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर क्या होगी, 120F/P। फ्रीक्वेंसी पता चल गया 50, तो 120F/5 8, तो 15 × 120, तो 750 आरपीएम। तो NR कितना हो जाएगा, 727.5 आरपीएम। इनका बन गया, बहुत अच्छी बात है। इनका नहीं बना, प्रैक्टिस कीजिए और, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, A 3 phase 6 pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, है ना, जैसे कि राजा महाराजा का नहीं होता है, राजा धीराज महाराज, क्या क्या तो बोलते हैं, जिल्ले लिलाही, कौन कौन सा अलंकार पहले लगाते हैं, उसी तरह से A 3 phase 6 pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज a slip of 1% at no load। नो लोड पे स्लिप कितना है, 1% है, कोई लोड नहीं, ठीक है ना। स्पीड ज्यादा होगा इसलिए स्लिप कम है।
एंड 3% एट फुल लोड। फुल लोड पे कितना है स्लिप 3%। आपको क्या क्या पता करना है, स्पीड ऑफ स्टेटर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, नो लोड स्पीड ऑफ मोटर इन आरपीएम, स्लिप पता है नो लोड का, निकल जाएगा। थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल एस इक्वल टू 1 पे, फुल लोड स्पीड निकल जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड निकल जाएगा ना। फटाफट बनाइए, वीडियो पॉज करके। देखिए पहला, स्पीड ऑफ स्टेटर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ns इक्वल टू 120 f अपॉन p 1000 rpm, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, नो लोड स्पीड ऑफ मोटर इन आरपीएम, नो लोड स्पीड के लिए आपको नो लोड स्लिप चाहिए जो दिया हुआ है, तो nr नो लोड स्पीड इक्वल टू ns इनटू 1 माइनस snl, 1000 इनटू 1 माइनस 0.01 यानी 1000 इनटू 0.99 यानी 990 आरपीएम। थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी होती है Fr इक्वल टू Sf, स्टैंड स्टिल पे S की वैल्यू होती है 1 यानी Fr इक्वल टू F, S की वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो Fr इक्वल टू F आ जाएगा 50 हर्ट्ज। चौथा पॉइंट क्या है, फुल लोड स्पीड nrfl इक्वल टू ns इनटू 1 माइनस sfl, और फुल लोड पे स्लिप कितना है 0.03, तो 1000 इनटू 0.97 970 आरपीएम। लास्ट, फुल लोड पे रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी Fr इक्वल टू Sf 0.03 इनटू 50 इक्वल टू 1.5 हर्ट्ज। इसमें एक और भी पार्ट हो सकता था, नो लोड पे, हाँ नो लोड पे रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे S के जगह होता है 0.01 है ना, तो 0.01 हो जाता तो 0.5 हर्ट्ज हो जाता। ठीक है, ठीक है ना, सही। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन है, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। फुल लोड स्पीड कितनी है 1440 आरपीएम। तो फॉर दिस मोटर कैलकुलेट द फॉलोइंग, बस इतना डाटा दिया है और आपको नंबर ऑफ पोल्स निकालने हैं, फुल लोड स्लिप निकालना है, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड निकालना है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर निकालना है, और स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर निकालना है। आप ये मत समझिए कुछ इसमें मिसिंग है, ये क्वेश्चन सही है, आप सोचिए कि कैसे बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही होगी नंबर ऑफ पोल्स पहले ही वाले में, है ना, क्योंकि ऐसे नहीं पता चल पा रहा हो। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम आपको बता दें एक बात तो कंफर्म है कि एनआर को एनएस से कम बनाना है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि अगर, है ना, गिवन में तो यहाँ बस इतना ही डाटा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और रोटर की स्पीड फुल लोड पे 1440 आरपीएम है। ठीक है, अब देखिए इफ अगर P इक्वल टू 2 होगा, है ना, P इक्वल टू अगर 2 होगा तो NS कितना होगा 120 इंटू 50 बाई 2 मतलब 3000 आरपीएम। तो दो पोल भी हो सकता है क्योंकि NR जो है रोटर की स्पीड वो NS से कम होती है, तो दो पोल भी हो सकता है क्योंकि 1440 3000 से कम है, तो हो सकता है कि दो पोल हो, है ना, NS 3000 हो और रोटर 1440 पे चल रहा हो। अच्छा, इफ P इक्वल टू 4 अगर 4 लें तो NS कितना होगा 120 इंटू 50 बटे 4 1500 आरपीएम। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि क्योंकि 1440 भी 1500 से कम है तो ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर P इक्वल टू आप 6 लेंगे तो NS हो जाएगा 120 इंटू 50 बटे 6, ये हो जाएगा 1000 आरपीएम। ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है, 6 पोल नहीं हो सकता है क्योंकि NR कभी भी NS से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, P इक्वल टू 2 भी हो सकता है, P इक्वल टू 4 भी हो सकता है। अब यहां पे हम आपको ये बताना चाहेंगे और ये हम लोग आगे देखेंगे भी कि जनरली जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी जो रोटर की स्पीड होती है NS से तो कम होती ही है, लेकिन NS के काफी क्लोज होती है।
है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 10% स्लिप 0.1 इस तरह से जो स्टेडी स्टेट स्पीड आती है वो लगभग 10% के रेंज में आती है, बहुत कम डिफरेंस होता है ना। तो इस हिसाब से लोग सोचते हैं कि जो क्लोजेस्ट होगा वही उसी के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। जैसे यहां पर सही बात है 3000 भी 3000 के लिए यानी p इक्वल टू 2 भी हो सकता है और p इक्वल टू 4 1500 भी हो सकता है। क्लोजेस्ट कौन है, नजदीक कौन है, 1400 से 40 से जस्ट ज्यादा कौन है, 1500 की 3000 1500। तो यानी कि इस मशीन का जो सिंक्रोनस स्पीड होगा वो 1500 होगा और पोल कितना होगा 4 होगा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अगर पोल ना दे तो भी आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग एक और भी काम करते हैं, है ना, कुछ लोग एक और भी काम करते हैं कि ये फॉर्मूला जो होता है ना कौन सा F इक्वल टू NP/120 होता है ये, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सर F तो दिया हुआ है 50, N 1440 है ना, इंटू P/120 कर लेते हैं और यहां से P निकालते हैं। अब यहां से अगर आप P निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 1440 4.166। तो 4.166 आया सर, तो हम इसको 4 मान सकते हैं। देखो ऐसा कर सकते हो, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कर सकते हो, 4.16 आया ना, तो लोग कहते हैं कि सर इसको 4 मान लेते हैं। भाई 4 ठीक है कि यहाँ 4.16 क्या होगा, पोल तो या तो 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या इस तरह से होगा। 4.16 क्या होता है, तो 4 मान लेते हैं। कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बट एक्चुअली में ये जो है ना थ्योरेटिकली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो n होता है यहाँ पे वो स्पीड होता है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का, है ना, और यहाँ पे आप इसको रोटर की स्पीड के रूप में ले रहे हैं, तो सही नहीं है, ज़्यादा एक्यूरेट है। आप इसको ऐसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में वो अप्रोच भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि सिंस NR फुल लोड is closest to NS at P equal to 4, therefore P equal to 4। तो इसका आंसर क्या होगा, P equal to 4, ठीक है। अब P निकल गया, अब पहला पार्ट तो निकल गया। अब आगे आप लोग बढ़ सकते हैं, तो आप आगे आप लोग इसको बनाइए, ठीक है ना। हम भी इसको यहाँ बना रहे हैं। तो देखिए यानी कि इसका पहला का आंसर तो निकल गया P equal to 4। कैसे निकला हम बता दिए कि अब वो आप कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, फुल लोड स्लिप। तो NS आपको पता चल ही चुका है ना, P इक्वल टू 4 सिंस NS इक्वल टू 1500 एट P इक्वल टू 4 एंड NR इज क्लोजेस्ट टू इट। ओके, अब सेकेंड पॉइंट पे फुल लोड स्लिप। तो S फुल लोड स्पीड आपको पता है, NS पता है, NS माइनस NR फुल लोड बाई क्या होगा भाई NS। तो ये हो गया 1500 माइनस 1440 बटे 1500, कितना आ रहा है 1500 माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 1500, 0.04, ठीक है ना, 0.04 या 4%। थर्ड, अच्छा स्लिप का कोई यूनिट होगा क्या, नहीं, स्पीड बाय स्पीड कट जाएगा। थर्ड, रोटर फ्रीक्वेंसी FR SF 0.04 into 50 2 हर्ट्ज। फोर्थ, अब कुछ क्वेश्चंस आए आपको घुमाने वाले। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, रोटर फील्ड के रिस्पेक्ट में स्टेटर की फील्ड। तो मैंने आपको बताया है कि रोटर फील्ड के रिस्पेक्ट में स्टेटर की फील्ड हमेशा क्या होती है, स्टेशनरी, स्थिर होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। फिफ्थ, स्टेटर फील्ड के रिस्पेक्ट में रोटर की फील्ड हमेशा सेम स्पीड से दोनों चलता है स्टेशनरी कांटेक्ट में, तो ये हो गया। पांचवा, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। अब इसको समझिए, है ना, मान लीजिए ये रोटर है और रोटर इस डायरेक्शन में 1440 से घूम रहा है और ऊपर में स्टेटर का फील्ड है
और स्टेटर का फील्ड 1500 आरपीएम से घूम रहा है इधर ही डायरेक्शन में। तो यहां से रोटर से देखने पर इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी? आप 1440 आरपीएम से चलने वाली ट्रेन में चल रहे हैं इस तरफ और आपके बगल से 1500 आरपीएम से कोई ट्रेन निकली इस तरफ, तो आपको उसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी? 1500 दिखाई देगी? कितनी दिखाई देगी? 60 दिखाई देगी, है ना? 60 दिखाई देगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका पांचवा का आंसर कितना होगा? ये हो जाएगा 1500 माइनस 1440 आरपीएम इक्वल टू 60 आरपीएम। ध्यान दीजिएगा इन सब छोटी छोटी चीजों पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका 6 पॉइंट, वो देखिए, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। अब उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा रोटर के फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर तो ns होता है 1500, लेकिन स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर उसके लिए फॉर्मूला है nrf। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड इक्वल टू 120 fr अपॉन p। जिस तरह से ns होता है 120 f अपॉन p, उसी तरह से स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर 120 fr अपॉन p, और ये हो जाएगा 120 इंटू 2 अपॉन इसका पोल कितना है? 4, 60 आरपीएम, ठीक है। And this question was asked in SSC JEE in 2008, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जाए। देखिए, a 4-pole 3-phase induction motor operates from 440 volt 50 hertz supply. Calculate speed of stator magnetic field, स्पीड ऑफ मोटर एट 4% स्लिप जो कि फुल लोड पर है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल एंड फुल लोड। सिंपल क्वेश्चन है। एंड स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ठीक है। तो इतने न्यूमेरिकल्स अभी के लिए पर्याप्त हैं। इसमें आगे फिर हम लोग करेंगे जब पावर फ्लो वगैरह पढ़ लेंगे तब, और फिर जब स्टार्टिंग करंट और उसका जो कर्व है वो सब पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस इसको बनाइए, और वीके मेहता और जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं 3-phase इंडक्शन मोटर बनाना, क्योंकि देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस व्हाट वी हैव सॉल्व्ड नाउ। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।